जब ये खबर प्रकाशित होगी, आम आदमियों के बीच में जाएगी, फिर यही जो सवाल है, यही जो जवाब है, वो आपको सुनने को मिलेगा कि पहले डीएम के पास चले गए, अब प्रेस के पास चले गए, अब वही तुम्हारी नौकरी लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ही इस खबर के बाद सुनने के लिए मिलने वाला है। और साहब के लिए बोला था डीएम साहब के पास लेटर डाल रखा ना। अच्छा, हाँ, तब डीएम साहब ही करवा देंगे, कह तो रहे वो पवार जी। डीएम साहब के पास क्यों गए? मैडम, कौन दे रहा है ये उल्टी शिक्षा? कौन दे रहा है तेरे को? अब मैं भूख हड़ताल हो, यदि अपने परिवार को लेके मुझे खुद को मरना पड़े, साहब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। ये जो ऑडियो क्लिप मैं आपको सुना रहा हूं, एक बार पहले इस क्लिप को सुन लीजिए और फिर मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पे कि वास्तव में मामला है क्या। तो पहले इस डीएम साहब के पास चला गया ना तू जी, तो अब डीएम साहब कराएंगे ना तेरा, वो तो क्या बात कर लेना डीएम साहब से। मैंने वही बोला, मेरे घर में सफाई का मामला तो पवार जी देखते हैं, उसके बाद यो साहब वो तो वो जगह तुम्हारा लेटर डीएम साहब का यहाँ से आ गया, वहीं चला गया केरल। वो तो कह रहा है डीएम साहब ही कराएंगे और हम चुप हो गए। अब यहाँ पावर तो कुछ है नहीं, न मैं लगा सकती हूँ, न मैं किसी को। अब डीएम साहब के पास जब जाना पड़ा था, 6 महीने हो गए मुझे घूमते घूमते। आप तो डीएम साहब ही लगवा देंगे ना, तुझे बोल तो रहे वो। डीएम साहब क्या बोल रहे? डीएम साहब ने बोला कि साहब के लिए बोला था। डीएम साहब के पास लेटर डाल रखा ना। अच्छा, हाँ, तब डीएम साहब ही करवा देंगे, कह तो रहे वो पवार जी। डीएम साहब के पास क्यों गए? मैडम, कौन दे रहा है ये उल्टी शिक्षा? कौन दे रहा है तेरे को? ये उल्टी तो आपने सुना होगा इस क्लिप को। ये क्लिप नगर पालिका के ऑफिस की है, जहां पे कि एक कर्मचारी के द्वारा अगर अपनी शिकायत को जिलाधिकारी के सामने रखा जाता है तो किस तरीके से उस पे दबाव बनाया जा रहा है, किस तरीके से उसे हतोत्साहित किया जा रहा है, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि विभागों में चल क्या रहा है। अगर कोई कर्मचारी अपने शोषण के विरुद्ध जिलाधिकारी के पास शिकायत करता है तो उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रामपाल जी, जो कि वर्ष 2015 से नगर पालिका के अस्थायी कर्मचारी के तौर पे हैं। लगातार जो सफाई कार्य है उसमें लगे रहते हैं, मगर कुछ महीनों पूर्व इन्हें हटा दिया गया है। कारण क्या है, क्यों इनको हटाया है, मैं ये सब इन्हीं से जानूंगा। और ये फाइल भी आप मेरे पास देख रहे होंगे, ये इन्हीं से जुड़ी फाइल है। तमाम बातें इसमें लिखी गई हैं जिनको लेके ये बीते दिनों जिलाधिकारी को मिले थे। कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर हर कोई हाथ पैर मारता है। पिछले तकरीबन 5-6 महीनों से एक एक दाने को मोहताज बने हुए हैं। अब ऐसे में जिलाधिकारी के दरबार में पेश न हो तो फिर कहाँ पेश हो, मैं उन्हीं से जानूंगा। रामपाल जी, क्या है ये मामला, आप खुद ही बताइए। सर, मैं यहाँ पे नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती हुआ था और इसमें साहब इन्होंने मुझे 2020 में मुझे थोड़ा बहुत ट्रैक्टर चलाना आता था, उसमें इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती करके सारे ऑफिस ने दबाव दिया और दबाव देने के पश्चात मुझे ट्रैक्टर चलवाया। और ट्रैक्टर चलाने के बावजूद फिर मैंने इनसे कहा, मैं साहब ट्रैक्टर आपका ठीक नहीं है, तो इन्होंने ट्रैक्टर कुछ हद तक ठीक करा के यहीं रुद्रप्रयाग में ही, उसका कोई मैकेनिक नहीं है, न ही वर्कशॉप है कोई, कुछ हद तक ठीक कराया और कुछ हद तक ठीक कराने के बाद मुझे सौंप दिया गया। और उसको मैं 2-4 दिन मैंने चलाया। उसके बाद जो है ट्रैक्टर के ब्रेक न लगने के कारण, फेल होने के कारण ट्रैक्टर जो है गहरी खाई में जाके गिरा और उसमें मेरी जो है मुझे काफ़ी चोट आई। मेरे आज भी अंदर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और अब नगर पालिका फिर इसी हालात पे है। 6 महीने से मुझे जो है अपने कार्य से हटा रखा, मना कर रखा है और ज़बरदस्ती मुझसे दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है ट्रैक्टर ही चलाएं तो ड्यूटी आए, नहीं तो अपने घर बैठें, अपनी ड्यूटी ना करें। और साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, मैं उनका गुजर बसर किस तरीके से कर पाऊंगा साहब। मैं तो एक एक दाने को मोहताज हो रखा हूँ और परेशान हूँ साहब मैं। और डीएम साहब के पास गया मैं गुहार लगाने के लिए, तो भी नगर पालिका ने साहब बोल दिया अब तुम डीएम साहब के पास ही जाओ,
अब तुम्हारा इंसाफ डीएम साहब ही करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जब आप वर्ष 2015 में नगर पालिका में लगे थे, यहाँ पे क्या कार्य आपका हुआ करता था, काम क्या देखना था, ये ट्रैक्टर कहाँ से जुड़ गया? सर मैं जो नगर पालिका में लगा था, मैं सर लगा हुआ था इसमें जो घास कटिंग होते हैं, घास कटिंग में लगाया था। राकेश नोटियाल जी ने, भूतपूर्व जो हमारे नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने लगाया था मुझे, राकेश नोटियाल जी ने, घास कटिंग पे। तो उन्होंने ही हमें 12 महीने के लिए रोक दिया गया था। बोले आप अच्छा कार्य करते हो, आप हमारे नगर पालिका में रहो। 12 महीने करते चले आ रहे थे। अब साहब इस नगर पालिका में आके अब बीच में से, अब साहब इसमें जो है ट्रैक्टर यहाँ से जुड़ा मेरे लिए, क्योंकि हम कूड़े खत्ते पे कूड़ा उतार रहे थे। कूड़ा उतारते समय जो है उसमें ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर फंसने के लिए सारे अधिकारी लोग वहाँ मौजूद थे। तो जब फंसा हुआ था इस स्थिति में था, ट्रैक्टर के निकलने वाली स्थिति में नहीं था, तो सबसे बोला गया भाई तू निकाल दे, तू निकाल दे। अब साहब मुझे थोड़ा बहुत चलाना आता था, तो मैंने साहब उसको आगे पीछे करके थोड़ा सा हटा दिया, तो साहब वहाँ से मेरे लिए ट्रैक्टर जुड़ गया। अच्छा, जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो कारण क्या थे? कारण ये था सर, दुर्घटनाग्रस्त का कारण ये था कि मैंने इन्हें बताया कि गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे और उसमें जो है गाड़ी में बहुत खराबी है, इसको ठीक कराने के लिए श्रीनगर लेके जाओ या फिर देहरादून ठीक कराओ। ये ईओ साहब जी ने लेटर बनाया देहरादून के लिए, लेकिन वो इन्होंने रद्द किया। रद्द करने के बाद इन्होंने कोटेश्वर ले जाके एक पेंटर के यहाँ ट्रैक्टर खुलवाया और पेंटर के यहाँ ठीक इन्होंने उल्टा सीधा उसमें पेंट कराया, क्या कराया, और पुराने ब्रेक शू डाल दिए। तो मेरी मौत का षड्यंत्र रचा इन्होंने साहब। ये अब ये पता नहीं मेरे से क्या चाहते हैं। अब 6 महीने से मैं मरने के कगार पे हूं, या तो मैं डूब के मरूं या फिर मैं कुछ खा के मरूं या फिर ऑफिस के सामने बैठ के मरूंगा साहब। कुछ ना कुछ तो करूंगा। अब मैं क्या करूं? मैं डीएम साहब के साथ पास भी सम्मुख जाता हूं तो ये बोलते हैं डीएम साहब से जाके नौकरी लो। अब इस स्थिति में क्या करूं साहब मैं? अच्छा, स्थिति आप सुन रहे हैं किस कदर है, और आज विभागों की स्थितियां कैसी हो रखी हैं, ये अभी आपने सुना कि अगर जिलाधिकारी को गुहार लगाओ तो फिर क्या जवाब दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि जब ये खबर प्रकाशित होगी, आम आदमियों के बीच में जाएगी, फिर यही जो सवाल है, यही जो जवाब है, वो आपको सुनने को मिलेगा कि पहले डीएम के पास चले गए, अब प्रेस के पास चले गए, अब वही तुम्हारी नौकरी लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ही इस खबर के बाद सुनने के लिए मिलने वाला है। और जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस दौरान का मैं आपको बता दूं, एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी इनका मेरे पास है, जिसमें कि डॉक्टर्स के द्वारा इसमें स्पष्ट लिखा गया है, हालांकि नॉट फिट फॉर ड्राइविंग हैवी व्हीकल। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक प्रमाण पत्र है, जिसमें कहा गया है कि ये जो हैवी व्हीकल हैं उसको नहीं चला सकते हैं। मगर अब नगर पालिका की शर्त इनके साथ ये है कि अगर नौकरी पे रखना है तो आपको ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। क्या यही है? यही शर्त है सर। ये बोल रहे तो ट्रैक्टर चलाना है तो नौकरी आ, नहीं चलाना तो अपने कहीं भी चला जा, जो तेरी इच्छा करती है वो कर, वहां जा। अब ये दिक्कत आ रही है साहब मेरे साहब, मैं कहाँ जाऊं? अब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। कोई कार्य मेरे पास ऐसा नहीं है जो मैं अपना कार्य कर पाऊँ। एक नगर पालिका की नौकरी ऐसी थी जिससे कि मेरे बच्चों का पठन पाठन सब कुछ उसी से चलता था। परिवार में और क्या है, कितने बच्चे हैं, अभी किस तरीके से भरण पोषण चल रहा है? अब सर 4 बच्चे हैं, 3 बेटी 1 बेटा है। अब उसमें जो है साहब कभी हम प्लास्टिक पन्नी चुग के भी गुजारा करते हैं साहब। क्या करें, कुछ ना कुछ गुजारा करने के लिए अपना प्लास्टिक पन्नी भी चुगता हूँ। क्या करना साहब, अपना कभी कहीं जाना है, कभी कहीं, यही लगा हुआ है। रामपाल जी, अपने संगठन को भी आपने पत्र के माध्यम से अवगत करवाया है अपने पूरे मामले को, क्या वहां से रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर जी, हमारा संगठन बोल रहा है कि आप भूख हड़ताल के लिए आए और सामने आगे बढ़ें, और इसलिए हम जो है अब संगठन को आगे लाएंगे, और इसलिए जो है हम संगठन के सम्मुख हम जो है भूख हड़ताल पर यहाँ आ जाएंगे। क्या करेंगे साहब, हम नहीं तो हमें धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करनी ही पड़ेगी अपने हक के लिए। हमने और क्या करना है साहब, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जगह जा चुका हूँ, जितनी जगह होती है सबके पास जा चुका हूँ, हर घर जा चुका हूँ। नहीं तो अब मैं भूख हड़ताल हो, यदि अपने परिवार को लेके मुझे खुद को मरना पड़े,
साहब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब नौकरी की मैं मांग रहा हूँ, ये नौकरी दे नहीं रहे। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकूँगा। और हम अपने जो हमारा संयोजक उत्तराखंड प्रदेश अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर 7262 है। अब हम उनसे भी संपर्क करेंगे। सब साहब जो भी कुछ करना होगा अब हम जो है आगे कर गुजरेंगे। एक और प्रस्ताव मेरे पास इस समय है जो कि इस फाइल में है। ये जो पूरा नगर पालिका का बोर्ड है, 7 वार्डों का रुद्रप्रयाग नगर पालिका है, और उसमें सभी जो सभासद हैं उन्होंने अपनी सहमति भी दे रखी है। और बाकायदा अगर हम इसे प्रस्ताव माने तो उसमें कोई गुरेज नहीं होगा। सभी सदस्यों के द्वारा हामी भरी गई है कि वास्तव में जो पारिवारिक स्थिति है, जो हादसा हुआ है, और अक्सर हम देखते हैं कि हादसे के बाद हर संस्थान हो, हर विभाग हो, कोई भी व्यवसाय हो, अपने कर्मचारी को प्रमोट जरूर करता है, मगर अभी तक हादसे के बाद से लेकर अगर इन 6 महीनों की मैं बात करूं तो रामपाल जो कि एक सफाई कर्मी हैं, एक कर्मचारी हैं, हुआ करते थे नगर पालिका के, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हर दहलीज पे इन फाइलों को दौड़ा रहे हैं ताकि कहीं से भी न्याय की उम्मीद जगे और उन्हें रोजगार मिल सके, जिससे कि जो उनका परिवार है वो फिर से पटरी पे आ सके। जिलाधिकारी के पास आप गए थे, क्या कुछ जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था? जिलाधिकारी जी के पास गए। जिलाधिकारी जी ने बोला कि ठीक है, मैं इनसे बात करता हूँ और उनको बुलाता हूँ यहाँ पे। जिलाधिकारी जी ने बोला है कि ठीक है, मैं उनसे बात करूँगा। नगर पालिका ईओ साहब को वहाँ बुलाया गया और बुलाने के बाद हम बाहर बैठे हुए थे, हमारी कोई उनसे वार्ता नहीं हुई। अब इसलिए साहब हम जो है इंतज़ार में ही बैठे हैं कि हमें कब किस टाइम हमारा ऑर्डर आए। हम तो साहब बैठे हैं, जो हम लिखना पढ़ना कुछ जानते नहीं हैं। और साहब इन्होंने सबकी आर्थिक मदद भी की, नगर पालिका ने मेरी कोई आर्थिक मदद भी नहीं की इन्होंने, जबकि सबको ये 25-25 हज़ार रुपये दे रहे। मेडिकल खर्च कुछ नहीं दिया। मैं आज तक परेशान हूँ, 2-2 दाने से परेशान हूँ। और हमारे जो डीलर साहब हैं, एक डीलर साहब है हमारे विक्रम भाई, तो वो मुझे कभी कभी अपने पास से अनाज भी देते हैं, चावल भी देते हैं अपने पास से, ना कि किसी कार्ड, मेरे पास कार्ड भी नहीं है कोई। वो अपने आप मेरी मदद करते हैं। बाजार मेरी मदद कर रहा है, लेकिन नगर पालिका मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरीके की मदद के लिए तैयार नहीं हो रही नगर पालिका। जबकि मैं नगर पालिका से अपना कार्य मांग रहा हूँ कि मुझे कार्य दो, ये कार्य नहीं दे रहे। अब साहब ऐसी स्थिति में मैं क्या कर पाऊँगा साहब इनका, क्योंकि मैं छोटा सा आदमी हूँ, क्या कर सकता हूँ। डीएम से गुहार लगाने के बाद नतीजा क्या मिला? साहब नतीजा ये मिला। मैं मैडम, चेयरमैन मैडम के पास गया। चेयरमैन मैडम ने और एक राजेंद्र रावत जी हैं, तो उन्होंने मुझे धमकाते हुए बोला कि भाई तू डीएम साहब के पास चला गया, अब तेरा फैसला डीएम साहब करेंगे। अब साहब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि छोटा आदमी, गरीब आदमी कौन सुनेगा मेरी। तो सुन लीजिए आप कि अगर किसी विभाग की शिकायत लेके डीएम के पास चले जाओ तो बहुत बड़ा गुनाह इन्होंने कर दिया है कि जो अपना दुखड़ा डीएम के पास रोए हैं, और उसका नतीजा अब आप देख सकते हैं कि अनावश्यक रूप से धमकाया जा रहा है कि डीएम के पास शिकायत कर दी, अब डीएम ही तुम्हारा फैसला करेंगे। अब ये किस तरीके की व्यवस्था है ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल इस मामले को लेके जो उच्चाधिकारी हैं उन्हें जरूर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि ये नज़ीर न बन सके विभागों के लिए कि अगर विभागों की शिकायत उच्चाधिकारी से करें तो फिर जो विभाग हैं वो धमकाने लग जाएं, चाहे पब्लिक हो या फिर कर्मचारी हो।